हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी हिंदी क्लासेस। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे विसर्ग और हलंत में क्या अंतर होता है, कि विसर्ग किसे कहते हैं और हलंत किसे कहते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को मेरा पूरा वीडियो देखना होगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि विसर्ग क्या है और हलंत क्या है। तो आइए जानते हैं हम विसर्ग और हलंत में क्या अंतर होता है, विसर्ग और हलंत। जैसा कि ये देखिए, ये विसर्ग और हलंत, आप लोग इसका निशान भी जानते होंगे कि विसर्ग का निशान कैसे लगता है। विसर्ग जो होता है वो हम जब पढ़ते हैं स्वर, तो स्वर में हम जब पढ़ते हैं आहा की मात्रा, ये जो आहा होता है और इसके बाद में आ के बाद दो बिंदु लगी होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं आहा। लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से कौन सी ध्वनि निकल के आती है? हा की। कौन सी आती है? हा। और हा की जगह पर किसका प्रयोग किया जाता है? विसर्ग का। तो यही हम आज आपसे बात करेंगे कि विसर्ग का प्रयोग कैसे किया जाता है और हलंत, कि हलंत किसे कहते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि जब हम कोई भी चीज जैसे हम पढ़ाते हैं, तो जब हमने आप लोगों को पढ़ाया था स्वर और व्यंजन, तो स्वर और व्यंजन जब हमने पढ़ाया था तो ये बताया था कि जब हम इस का से अगर हम आ को अलग कर देंगे, क्योंकि जब हम कोई भी व्यंजन पढ़ते हैं तो व्यंजन में क्या होता है कि हम पढ़ते हैं ना, हम बोलते हैं का, लेकिन हमारे मुख से जो ध्वनि निकल करके आती है वो निकल करके आती है कौन सी? एक और स्वर निकल करके आता है, तो वो स्वर निकल करके आता है आ। तो जब हम उस आ को अलग कर देंगे, तो जब हम उसको आ को जब हम इसको यहाँ से अलग हटाएंगे तो इसके नीचे एक तिरछी सी रेखा खींच देते हैं। जब हम ये तिरछी रेखा खींच देते हैं तो ये जो हमारा वर्ण है ये हो जाता है आधा। अब इससे ये जो स्वर है ये निकल करके बाहर आ गया। तो यही हम आज आपसे बात करेंगे कि हलंत किसे कहते हैं और विसर्ग किसे कहते हैं। अभी हमने बताया ना कि ये जो आहा की मात्रा होती है, हम लोग जब पढ़ते हैं स्वर तो पढ़ते हैं ना अंग और आहा। तो आहा पढ़ते हैं तो आहा से हा जो होती है, जो हमारे अंदर से मुख से ध्वनि निकल करके आती है, वो आती है हा की। तो यही, और हा की जगह पर कौन सी? ये दो बिंदु लगा दी जाती हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो हम आप लोगों को संधि पढ़ा रहे हैं इस समय। तो संधि जब हम पढ़ा रहे हैं, अभी इसके बाद हम स्वर संधि के बाद फिर व्यंजन पढ़ाएंगे, और व्यंजन संधि के बाद हम विसर्ग संधि पढ़ाएंगे। तो विसर्ग संधि में यही होता है, ये जो दो बिंदुएं हैं इन्हीं का महत्व होता है, और उसमें हा की जगह इसका कैसे प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले हम आप लोगों को विसर्ग और हलंत के बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं, फिर उसके बाद हम आप लोगों को, जैसा कि हम इस समय संधि पढ़ा रहे हैं, तो संधि फिर हम आगे आप लोगों को संधि पढ़ाएंगे। तो उसको पढ़ाने से पहले आप लोगों को ये विसर्ग के बारे में बता देते हैं। तो पहले हम आप लोगों को बताते हैं विसर्ग की परिभाषा, कि विसर्ग किसे कहते हैं। विसर्ग, तो विसर्ग की परिभाषा होती है कि इसका उच्चारण हा के जैसा होता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इसका उच्चारण हा के जैसा होता है, और यह किसी शब्द के अंत में या बीच में लगाया जाता है। इसका उच्चारण हा के जैसा होता है। जैसा भी हमने बताया कि हम बोलते हैं जैसे अतः, तो इसका उच्चारण हमारे मुख से जो ध्वनि निकल करके आती है वो हा की आती है, और यह किसी शब्द के, यानी कोई भी वर्ण हम लिखते हैं, शब्द लिखते हैं, तो उसके बीच में
अंत में या कि उसके बीच में यह लगाया जाता है। जैसे इसका उदाहरण है, जैसे हम लिखते हैं प्रातः। क्या लिखते हैं? प्रातः। अब हम प्रातः में हमारे मुख से तो हा ध्वनि निकल करके आई, पर हम इसमें किसका हमने प्रयोग किया? तो विसर्ग का प्रयोग किया। यहाँ पे आहा की जो मात्रा होती है विसर्ग, इसका प्रयोग हमने यहाँ पर किया। वैसे ही अगर हम अगला एक और उदाहरण हम आपको बता देते हैं, बीच वाला हम लिखते हैं दुख। दुख अगर हम लिख देते हैं खाली, ये लिखते हैं ऐसे दुख, तो ये हमारा दुख गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसको उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से कौन सी ध्वनि निकल करके आती है? हा। लेकिन अगर हा आती है और हम लिख देते हैं दुख, तब भी ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए हिंदी में या कोई भी चीज पढ़ने में ये जो विसर्ग है या हलंत है, इन चीजों का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। अभी जब हम आपको विसर्ग संधि पढ़ाएंगे तब आप लोग देखेंगे कि इन दोनों बिंदुओं का कितना महत्व होता है। इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों को विसर्ग संधि पढ़ाने से पहले विसर्ग के बारे में बता देते हैं। तो ये इसकी परिभाषा क्या होती है कि इसका उच्चारण हा के जैसा होता है और यह किसी शब्द के अंत में या बीच में लगाया जाता है। जब हम मुख से हमारी ध्वनि हा की निकलती है, पर हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? उसमें बिंदु, यानी ये दो बिंदु में लगाई जाती हैं। इसके बाद अब हम आप लोगों को बताते हैं कि हलंत किसे कहते हैं और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो अब हम आप लोगों को बताते हैं कि हलंत किसे कहते हैं। हल, इसका दूसरा नाम क्या है? तो वो है हल। जब हम लोग पढ़ते हैं वर्णमाला, और वर्णमाला में जब हम पढ़ते हैं स्वर और व्यंजन, और इसके बाद ये पढ़ा जाता है वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद जब हम करते हैं तो उसमें जब हमको इससे जो ये क्या कहते हैं, जो व्यंजन होता है उससे हमको स्वर को जब अलग करना होता है, तब इस हल का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अगर हम ये तिरछी रेखा, ये हलंत नहीं लगाएंगे तो ये हमारा जो का है, ये जो ये का है, ये हमारा पूरा पूरा रहेगा। और अगर इससे हम स्वर को अलग कर देंगे, ये जो ये स्वर है आ, इसको अगर हम अलग कर देंगे तब हमारा ये का आधा हो जाएगा। तो यही होता है ये हल का प्रयोग। तो हम अब आप लोगों को इसकी परिभाषा बताते हैं कि जब कोई व्यंजन से स्वर को अलग करते हैं तब एक तिरछी रेखा उस व्यंजन के नीचे खींच दी जाती है। जब कोई व्यंजन से स्वर को अलग करते हैं तब एक तिरछी रेखा उस व्यंजन के नीचे खींच दी जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं हलंत। हलंत, या इसको क्या बोलते हैं? हल। इसको हल भी बोलते हैं, हलंत, या इसको क्या बोलते हैं? हल। जैसे अगर हमने लिखा कोई भी चीज, जैसे हम लिखते हैं, इसका उदाहरण देते हैं। उदाहरण हम आपको बताते हैं, जैसे अभी हमने ये का का ही उदाहरण लिया। अगर हम का से अगर हम स्वर को अलग करेंगे तो इसके नीचे क्या करेंगे? एक तिरछी रेखा खींच देंगे। जब हम एक तिरछी रेखा खींच देंगे तो इससे हमारा स्वर अलग हो गया और ये का हमारा आधा हो गया। क्या हो गया? आधा हो गया। वैसे ही इसके और भी उदाहरण है, और इसके ज्यादा उदाहरण
संस्कृत में देखने को मिलते हैं। जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत में ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि ये हल्का निशान बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो हम लोग जब पढ़ाया करते हैं तो अगर बच्चों से कोई बात होती है संस्कृत की तो वो लोग कहते हैं कि मैम संस्कृत में क्या है, संस्कृत में तो बस उसके नीचे बस ये तिरछी रेखा खींच दो, हो गई संस्कृत। लेकिन ऐसे कैसे संस्कृत हो जाती है भाई? अगर हम इसको सही से पढ़ें तो इसका महत्व तो हम तभी जानेंगे। ये नहीं कि संस्कृत हमें पढ़ना है तो उसके नीचे हम ये बिंदु रख दिए या कि हम ये बिंदु रख दिए या कि हमने ये तिरछी रेखा खींच दी तो संस्कृत पढ़ लिया। ऐसे थोड़ी ना संस्कृत पढ़ी जाती। तो इसलिए हम ये छोटे छोटे से वीडियो आप लोगों के मध्य ले करके आते हैं ताकि आप लोग इनके बारे में जानिए कि ये कितने ही महत्वपूर्ण है, कि ये इसका कितना हलंत का कितना महत्व होता है कि अगर हलंत लगा दिया जाता है तो वो शब्द वो वर्ण जो हो जाता है वो आधा हो जाता है। कोई भी व्यंजन होता है उससे अगर हम स्वर को अलग करते हैं तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा खींच दी जाती है। तो ये हमारा जो ये हलंत क्या कहते हैं जो वर्ण ये व्यंजन है ये हमारा इससे स्वर हमारा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो उसे हम बोलते हैं हलंत। क्या बोलते हैं? हलंत। तो अभी हमने आपको बताया कि विसर्ग किसे कहते हैं, कि विसर्ग में क्या होता है कि वो हा जैसी हमारी ध्वनि निकलती है लेकिन उसकी जगह प्रयोग किया जाता है दो बिंदुओं का, वो होती है आहा की मात्रा। इसके बाद हमने आप लोगों को ये हलंत बताया कि हलंत का प्रयोग कैसे करते हैं। इसका जैसे उदाहरण हम आपको बताते हैं कि हमने लिखा श्रीमान। जब हम कोई भी एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र हिंदी में बोलते हैं वो लिखते हैं श्रीमान, तो ये हमारा श्रीमान जो है ये गलत है, क्योंकि श्रीमान जब भी हम लिखते हैं तो उसके नीचे एक ये तिरछी रेखा खींचते। जब हम ये तिरछी रेखा खींचेंगे तभी हमारा ये श्रीमान क्या हो जाएगा, सही होगा। क्योंकि ये जो इससे अब क्या हुआ, इससे ये जो स्वर है ये आस्वर अलग हो गया। तो ऐसे ही होता है इसका हल्का महत्व। तो आप लोगों को ये समझ में आया, अच्छा लगा होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजिए, हम आप लोगों को और ज्यादा से ज्यादा उदाहरण के साथ समझाएंगे। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ।